नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं रविंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारी चर्चा चल रही है मुगल काल पर। मुगल काल में भी हम देखेंगे, आज हम शाहजहाँ को लगभग पढ़ चुके हैं और शाहजहाँ की आज हम करेंगे धार्मिक नीति। धर्म को लेकर हमने देखा अकबर, हुमायूं, बाबर। अकबर की जो नीति है धर्म को लेकर काफ़ी सहिष्णुता की, उदारता की नीति रहती है। तो उसके बाद आज हम शाहजहाँ को भी देखेंगे। शाहजहाँ पहले हम देखते हैं प्रारंभ में क्या था, इस्लाम की और उसका झुकाव था और थोड़ा कट्टर रहता था। लेकिन शाहजहाँ का हम देखेंगे एक पुत्र था दारा। जो दारा था उदार प्रवृत्ति का था, उदार प्रवृत्ति का था। और दारा के प्रभाव के कारण क्या होता है, दारा के प्रभाव के कारण जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ में भी उदारता देखने को मिलती है। इस प्रकार से प्रारंभ में कट्टरता और बाद में हम देखेंगे उदारता भी पनपती है। 1636 और 37 का जो सन है उसमें हम देखेंगे 1636 और 37 ईस्वी में क्या होता है। 1636 और 37 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा सिजदा व पायबोस, सिजदा व पायबोस की जो प्रथा है बंद कर दी जाती है। प्रथा बंद कर दी जाती है। सबसे पहले तो हमने देखा 1636 और 37 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा सिजदा व पायबोस की प्रथा है जो बंद कर दी जाती है। इसके स्थान पर हम देखेंगे, इसके स्थान पर शाहजहाँ के द्वारा चहार तस्लीम की प्रथा है जो शुरू कर दी जाती है। सिजदा व पायबोस की प्रथा बंद कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की जो प्रथा है इसकी शुरुआत कर दी जाती है। फिर हम देखेंगे शाहजहाँ के द्वारा हिजरी संवत भी चलाया जाता है। हिजरी संवत भी चलाया जाता है तथा हिंदुओं पर कुछ समय के लिए, जो हिंदू हैं, हिंदुओं पर कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया जाता है। लेकिन बाद में हटा दिया जाता है। तीर्थ यात्रा कर भी लगाया जाता है, तीर्थ यात्रा कर भी लगाया जाता है। और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, जो हिंदू हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए या इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की जाती है। पृथक जो विभाग है उसकी स्थापना भी की जाती है शाहजहाँ के द्वारा। तीर्थ यात्रा कर भी लगाया जाता है, पृथक विभाग की स्थापना भी की जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रारंभ की जो इसकी स्थितियाँ हैं कुछ शाहजहाँ की। पहले हम देखेंगे थोड़ी कट्टरता देखने को मिलती है। और शाहजहाँ के द्वारा हम देखेंगे जो झरोखा है, झरोखा दर्शन, तुलादान व हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाने की जो प्रथा है, हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाने की जो प्रथा है, तिलक लगाने की जो प्रथा है उसे जारी रखा जाता है। हिंदुओं के माथे पर जो तिलक लगाने की प्रथा है उसे जारी रखा जाता है शाहजहाँ के द्वारा। यहाँ से हम देखेंगे जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ के द्वारा एक तो झरोखा दर्शन, ठीक है, तुलादान, हिंदुओं के माथे पर जो तिलक लगाने की प्रथा है, हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी भी इनके द्वारा रखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे शाहजहाँ के समय जो दरबारी रहते हैं उसके दरबारी गण हैं, दरबारी हैं जो पंडित गंगाधर, पंडित जो गंगाधर है, इनके द्वारा दो ग्रंथों की रचना की जाती है।
रस गंगाधर व गंगा लहरी नामक 2 ग्रंथों की या पुस्तकों की रचना की जाती है। इसके अलावा इसके जो अन्य दरबारी थे हम देखेंगे कविंद्राचार्य और दूसरा सूरदास कविंद्राचार्य, पंडित गंगाधर जो है इनके यहाँ पर दरबार में रहते हैं। और भी दरबारी हैं, जैसे हम देखेंगे चिंतामणि है। इनके अलावा कौन है? चिंतामणि जो है ये भी इनके दरबार में रहते थे। ये क्या थे? हिंदू दरबारी कवि थे शाहजहाँ के समय। तो फिर से यहाँ पर हम देखेंगे जो शाहजहाँ की धार्मिक नीति है कैसी रहती है। प्रारंभ में हमने देखा जो शाहजहाँ है एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की रहता है और उसका जो झुकाव है किसकी तरफ होता है? इस्लाम की तरफ होता है। लेकिन एक उसका पुत्र है उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो दारा। जब दारा का प्रभाव शाहजहाँ पर पड़ता है तो उसमें भी उदारता देखने को मिलती है। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे सन 1636 और 37 ईस्वी का जो सन आता है, इस समय शाहजहाँ क्या करते हैं? सिजदा व पायबोस की जो प्रथा है उसे बंद कर दिया जाता है। शाहजहाँ के द्वारा क्या किया जाता है? सिजदा व पायबोस की प्रथा है जो इसे बंद कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि 1636 या तो पूछेगा कि सिजदा व पायबोस की जो प्रथा है किसके द्वारा मुगल काल में बंद की गई? शाहजहाँ के द्वारा की गई। या पूछेगा कब की गई? 1636-37 ईस्वी में। और इसके स्थान पर कौन सी प्रथा शुरू की जाती है? चहार तस्लीम की जो प्रथा है शाहजहाँ के द्वारा। क्वेश्चन बनता है कि शाहजहाँ के द्वारा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि चहार तस्लीम की जो प्रथा है किस मुगल बादशाह के द्वारा शुरू की जाती है? तो किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। हिजरी संवत की स्थापना या हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया? शाहजहाँ के द्वारा चलाया गया। हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया गया था। उसके बाद हम देखेंगे किस मुगल बादशाह के द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की गई? तो शाहजहाँ के द्वारा। हम यहाँ पर देखेंगे शाहजहाँ जो है इसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा हम देखेंगे हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की जाती है। हिंदुओं से मुसलमान करने के लिए पृथक विभाग की स्थापना शाहजहाँ के द्वारा की जाती है। और शाहजहाँ के द्वारा झरोखा दर्शन तुलादान को जारी रखा जाता है और हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाने की जो प्रथा है इसे भी जारी रखा जाता है। लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे जो औरंगजेब है उसके द्वारा तिलक लगाने की प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो दरबारी कवि हैं शाहजहाँ के समय के जो दरबारी हैं उनमें हम देखेंगे एक तो है पंडित गंगाधर हैं। पंडित गंगाधर के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की जाती है, रस गंगाधर व गंगा लहरी। रस गंगाधर व गंगा लहरी का लेखक कौन है? तीनों के नाम, चारों के नाम कौन सा रहेगा? तो इसमें कविंद्राचार्य, सूरदास या चिंतामणि। तो इसमें रहेगा पंडित गंगाधर के द्वारा की गई। ये हिंदू दरबारी रहते हैं शाहजहाँ के दरबार में। प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा हिंदू दरबारी शाहजहाँ के दरबार में था? तो हम देखेंगे पंडित गंगाधर, कविंद्राचार्य, सूरदास और चिंतामणि। ये किसके दरबार में थे? शाहजहाँ के दरबार में थे। इसके बाद हम करेंगे शुरू, हमारा जो शाहजहाँ समाप्त हो जाता है यहाँ पर शाहजहाँ का जो टॉपिक है। इसके बाद हम अगला जो शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब 1657 से लेकर के हम देखेंगे 1707 ईस्वी तक शासन करता है। तो यहाँ शुरू करेंगे हम। औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1658 को, 1707 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका शासनकाल रहता है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का। अब हम देखेंगे जो औरंगजेब का जन्म है। औरंगजेब का जन्म कब होता है? 1618 ईस्वी में।
उज्जैन के निकट, कब? उज्जैन के निकट दोहदग्राम में होता है। कहाँ होती है? 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहदग्राम में इसका जन्म होता है। तो शाहजहां की पत्नी, हम यहाँ पर हम देखेंगे शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम के गर्भ से होता है। यानी किसका पुत्र था? शाहजहां और मुमताज का था। तो उसके विवाह की बात करें हम, औरंगजेब का जो विवाह है, विवाह फारस के राजघराने की शाहनवाज की थी पुत्री, शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम से। किससे होता है? दिलरास बानो बेगम के साथ जो औरंगजेब का है विवाह हो जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया हम आगे देखेंगे, विवाह होने के बाद शाहजहां 1648 से लेकर के जो 52 तक का समय है, इस समय क्या रहते हैं? मुल्तान के सूबेदार पद पर थे। लेकिन 1649 का समय है, जो 1649 का समय है, इस समय इन्हें कंधार विजय के लिए भेजा जाता है। किसके लिए? कंधार विजय के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो शाहजहां असफल हो जाते हैं और इनकी इसी असफलता की वजह से जो औरंगजेब असफल हो जाते हैं। इसी असफलता की वजह से जो शाहजहां हैं, इनके पिता हैं शाहजहां, क्या हो जाते हैं? अप्रसन्न हो जाते हैं तथा इन्हें दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर भेज देते हैं। शाहजहां क्या करते हैं? इन्हें दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं शाहजहां। और दक्षिण भारत के सूबेदार रहते हैं 1652 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। और यहीं से इनका जो संघर्ष है मराठों के साथ औरंगजेब को यहाँ पर हम लिखेंगे AG। जो औरंगजेब है, औरंगजेब का संघर्ष शुरू हो जाता है। औरंगजेब का जो संघर्ष है यहाँ शुरू हो जाता है मराठों के साथ। औरंगजेब हम देखें तो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। क्या था? कट्टर सुन्नी मुसलमान था। हिंदुओं के प्रति इसका जो व्यवहार था कुछ ठीक नहीं था। और ज़्यादातर हिंदुओं में हम देखें तो राजपूतों के प्रति विरोध की भावना रखता था। राजपूतों से अत्यधिक नफरत करता था। कौन? जो औरंगजेब है। यही कारण रहता है, इसी नफरत की वजह से अपने साम्राज्य को वो ले डूबता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो इसका राज्याभिषेक है, औरंगजेब का राज्याभिषेक। यहाँ पर हम देखेंगे अगला शासक जो है औरंगजेब, इनके राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक होता है जब हम देखेंगे 1658 ईस्वी का समय है। हमने पढ़ा कि 1658 ईस्वी में एक युद्ध होता है सामूगढ़ की विजय होती है। इसी विजय के दौरान क्या करते हैं? आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। आगरा पर क्या होता है? नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण किसका हो जाता है? औरंगजेब का हो जाता है। और यहीं पर हड़बड़ी में अपना राज्याभिषेक कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? जो शाहजहां है, शाहजहां को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद हड़बड़ी में यहीं पर इनका राज्याभिषेक हो जाता है। लेकिन बाद में हम देखेंगे विधिवत
रूप से देखा जाए, विधिवत रूप से देखा जाए तो इनका जो राज्याभिषेक है वो आगे चलकर होता है 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करते हैं। फिर से रिपीट कर लेंगे हम औरंगजेब को। जो औरंगजेब है अगला शासनकाल है, अगला शासक बनता है शाहजहां के बाद। हम देखेंगे इसका शासनकाल 1658 से 1760 ईस्वी तक रहता है। जन्म कहाँ होता है? दोहदग्राम में होता है, उज्जैन के निकट 1618 ईस्वी में। शाहजहां की जो पत्नी है इसका नाम क्या था? मुमताज बेगम, जिससे किसका जन्म होता है? औरंगजेब का जन्म होता है। यानी शाहजहां व मुमताज की संतान रहते औरंगजेब। और इनके विवाह की बात करें तो दिलरास बानो बेगम से इनका विवाह होता है, जो फारस के राजघराने की शाहनवाज की पुत्री थी। फिर 1648 से 52 तक का समय है। इन्हें क्या किया जाता है? कंधार विजय जो मुल्तान है, मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। इसी सूबेदारी के दौरान 1649 ईस्वी में इन्हें कंधार विजय के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर असफल हो जाते हैं। असफल होने की वजह से जो शाहजहां हैं प्रसन्न हो जाते हैं। यहीं से इन्हें दक्षिण भारत की सूबेदारी सौंप दी जाती है। 1652 से लेकर के 1658 ईस्वी का जो समय है ये दक्षिण भारत के सूबेदार रहते हैं। और मराठों से इनका जो संघर्ष है औरंगजेब का यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो औरंगजेब है कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदुओं के प्रति इसकी जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी। और यही कारण था, हिंदुओं में भी देखा जाए तो राजपूतों के प्रति इसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, विद्रोह या विरोध की भावना रखते थे। उसके बाद राज्याभिषेक की बात करें तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में सामूगढ़ विजय होती है, आगरा पर नियंत्रण होता है, शाहजहां को बंदी बना लेता है और इसी हड़बड़ी में राज्याभिषेक करता है। लेकिन विधिवत रूप से जो उसका राज्याभिषेक है कब होता है? 1659 ईस्वी में होता है। तो बाकी जो आगे की प्रक्रिया है जब गद्दी पर बैठते हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, औरंगजेब गद्दी पर बैठता है तो क्या करता है? गद्दी पर बैठते ही राहदारी व पानदारी जैसे हम देखेंगे अनुचित करों को हटा देता है, अनुचित करों को हटा देता है, जिसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से दो कर रहते हैं, राहदारी कर और पानदारी कर। पानदारी, राहदारी हम देखेंगे यह एक परिवहन कर था, परिवहन टैक्स था, और पानदारी हम देखेंगे एक प्रकार का चुंगी कर था, चुंगी होती थी। इसके अलावा हम देखेंगे आव बाव कर, आव बाव जो कर हैं, अन्य कर हैं, अतिरिक्त कर हैं, उन्हें भी क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। इसके बाद हम देखें तो औरंगजेब के द्वारा जो गंगा में हिंदुओं द्वारा फूल विसर्जित किए जाते हैं। हम देखेंगे जो गंगा है, गंगा नदी में हिंदुओं द्वारा जो हिंदू लोग हैं गंगा नदी में क्या करते थे? अपनी अस्थियां विसर्जित करते थे। अस्थियां जो हैं उन्हें विसर्जित करते थे। उन पर भी क्या होता था? टैक्स लगता था, टैक्स लगता था। लेकिन औरंगजेब के द्वारा उसे भी हटा दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हिंदू है, हिंदुओं के घरों में अगर कोई बालक पैदा होता था तो इस पर भी क्या लगता था? टैक्स लगता था। औरंगजेब इसे भी क्या कर देता है? हटा देता है, इसे भी नहीं लेता। उसके बाद देखेंगे हम औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है। जो औरंगजेब है, औरंगजेब के द्वारा तुलादान, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन की जो प्रथा है इसे बंद कर दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। औरंगजेब के द्वारा तुलादान और झरोखा दर्शन की जो प्रथा है इसे बंद कर दिया जाता है। और सिक्कों पर जो कलमा खुदवाना उसे भी बंद कर दिया जाता है। फारसी त्योहार जो नौरोज़ है हम देखेंगे यहाँ पर जो एक फारसी त्योहार रहता है
नववर्ष या नौरोज का, इसे भी बंद कर दिया जाता है, मनाना बंद कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और सिक्कों पर जो कलमा खुदवाने की प्रथा थी, क्या थी? सिक्कों पर कलमा खुदवाने की जो प्रथा थी, कलमा खुदवाने की जो प्रथा थी, उसे भी बंद कर दिया जाता है। इन प्रथाओं को औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिया जाता है तथा एक मुहत्सिब नामक अधिकारी है, उसकी विभाग की स्थापना की जाती है। जो मुहत्सिब नामक अधिकारी है उसका नियुक्ति होती है। किसकी? मुहत्सिब। जो मुहत्सिब नामक एक अधिकारी है, इसकी नियुक्ति होती है। यह क्या करता था? जो प्रजा होती थी, प्रजा के आचरण का ध्यान रखता था या देख रेख, या हम कहेंगे निरीक्षण करता था। निरीक्षण करता था। इस निरीक्षण में क्या होता था? जो कुरान के अनुसार नियम होते थे, इसमें क्या होता था? कुरान के नियमों के अनुसार आचरण करना था। अगर ऐसा नहीं कोई करता था व्यक्ति, या नमाज वगैरह अदा नहीं करता था, तो उसे क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मुहत्सिब नामक अधिकारी है, उसका क्या कार्य था? जनता के आचरण की देख रेख करना ही उसका कार्य होता था। अब जो 1663 का समय हम देखेंगे, 1663 का समय है औरंगजेब के द्वारा। यहाँ पर हम देखेंगे जो औरंगजेब है, औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? सती प्रथा। जो सती प्रथा है, इसे बंद कर दिया जाता है। अकबर के समय भी इसे हतोत्साहित करने के प्रयास किए गए, लेकिन औरंगजेब जो है यहाँ पर एक अलग से अधिकारी नियुक्त करता है तथा सती प्रथा को रोक लगाता है, इसे पूर्णतः बंद कर देता है, पूर्णतः बंद कर देता है। इसके बाद आता है समय 1668 ईस्वी का। 1668 ईस्वी में क्या होता है? यहाँ पर हम देखेंगे जो दरबार है, दरबार में हिंदुओं के जो त्योहार मनाए जाते थे, होली व दीपावली। कौन से? होली व दीपावली, इन्हें वर्जित किया जाता है, इन्हें भी मनाना बंद किया जाता है, मनाना बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो उसकी जो नीति रहती है वो अलग से रहती है औरंगजेब की। उसके बाद हम देखेंगे 1679 का जो समय है, इस समय जो औरंगजेब है, औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर लगाते हैं। पुनः क्या करते हैं? जजिया कर लगा दिया जाता है, इनके द्वारा जजिया कर लगा देते हैं। कब? 1679 ईस्वी में। यहाँ पर औरंगजेब का हम देखेंगे जजिया टैक्स लगाने का जो उद्देश्य क्या था? वो धार्मिक न होकर राजनीतिक था। क्या था? धार्मिक नहीं था, धार्मिक नहीं था, तो क्या था? राजनीतिक था, राजनीतिक था। राजनीतिक इसलिए था क्योंकि वह मराठों और राजपूतों के प्रति क्या चाहता था? वह सभी इस्लामिक जो भाई हैं उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था, इसलिए टैक्स लगाया था जो जजिया हिंदुओं से वसूल करता था। औरंगजेब के द्वारा एक कार्य और किया जाता है, जो गुरुवार की रात को पीरों की मज़ार पर जाना बंद कर दिया जाता है, जो पहले भी किया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा सल्तनत काल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो औरंगजेब है, औरंगजेब के द्वारा पीरों की मज़ार पर गुरुवार को, जो गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन जाना बंद कर दिया जाता है। औरतों का, स्त्रियों का जाना बंद कर दिया जाता है। वह कब्रों पर दिए जलाना भी, क्या? जो कब्रें हैं, कब्रों पर दिया प्रज्वलित करना भी बंद कर दिया जाता है। जो दीपक है, कब्रों पर भी दीपक जलाना बंद कर दिया जाता है। यह थे औरंगजेब के कुछ धर्म से संबंधित जो कार्य हैं, या गद्दी पर बैठते ही उसने कुछ
कानून बनाए थे। तो इनको हम फिर से देख लेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है। गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने क्या गुल खिलाए थे, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। देखेंगे औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है, औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है 1659 ईस्वी में, तो क्या करता है, सबसे पहले जो अनुचित कर हैं उन्हें हटा देता है, जिनमें हम देखेंगे राहदारी कर है, पानदारी कर है, और क्या है, आब जो कर है उनको समाप्त कर दिया जाता है। राहदारी कर क्या होता था, एक परिवहन कर होता था। पानदारी कर एक चुंगी कर होता था। आब जो अन्य प्रकार के कर थे। फिर हम देखेंगे जो गंगा में हिंदुओं के द्वारा अस्थियां विसर्जित की जाती थी, जब बुजुर्गों की या किसी की मृत्यु हो जाती तो गंगा में हिंदुओं के द्वारा जो अर्थियां विसर्जित की जाती है उनको, उन पर एक टैक्स लगता था, उसे भी औरंगजेब हटा देते हैं, अच्छा कम करते हैं। बालक के जन्म पर भी हिंदुओं के टैक्स लगता था, उसे भी औरंगजेब हटा देते हैं। औरंगजेब के द्वारा तुलादान, झरोखा दर्शन जो प्रथा है इसको भी बंद कर दिया। किसे? तुलादान व झरोखा दर्शन की जो प्रथा है उसे बंद करने का कार्य किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया, तो औरंगजेब के द्वारा किया गया। फिर हम देखेंगे फारसी त्योहार नववर्ष या नौरोज है, इसे भी औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तथा जो सिक्के हैं, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा जो खुदवाना है, इस प्रथा को भी बंद कर दिया, क्योंकि सिक्के हैं जो बहुसंख्यक हिंदू या अन्य जातियों के हाथ में, गैर मुस्लिम लोगों के हाथ में आते हैं, तो इसलिए उचित नहीं समझा औरंगजेब ने, तो इसे भी बंद कर दिया। फिर आता है एक मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। मुहतसिब नामक एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था सामान्य प्रजा का निरीक्षण करना, उनकी देखरेख करना, प्रजा के आचरण का ध्यान रखना, आचरण का ध्यान रखना, जो कुरान के नियम के अनुसार था, अनुसार आचरण था, वैसा ही आचरण जनता करती है या नहीं करती, नमाज अदा करती है कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखना। अगर नहीं करता तो उसे दंडित करना, उसका कार्य होता था। अब 1663 ईस्वी का सन आता है, औरंगजेब के द्वारा सती प्रथा यहाँ पर बंद कर दी जाती है। अब सती प्रथा औरंगजेब के द्वारा भी बंद की गई, हतोत्साहित की गई, लेकिन पूर्णतः नहीं। और पूर्णतः बंद उसे किसके द्वारा किया गया? औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। फिर 1668 का समय आता है, यहाँ पर होली व दीपावली त्यौहार बंद कर दिए जाते हैं। 1668 में दरबार में होली व दीपावली के जो त्यौहार हैं इन्हें मनाना बंद कर दिया जाता है। उसके बाद समय आता है 1679 ईस्वी का। अब 1679 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है? पुनः जजिया कर लगा देता है। पुनः क्या करता है? जजिया कर लगा देता है। कब लगाता है? 1679 ईस्वी के समय लगाता है। इसका उद्देश्य धार्मिक नहीं होकर राजनीतिक था, क्योंकि वह राजपूतों व मराठा के विरुद्ध इस्लामिक भाईचारे को बढ़ावा देना चाहता था, उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। उसके बाद औरंगजेब क्या करता है? पीरों की मजार पर गुरुवार की रात को औरतों का जाना बंद कर देता है, वर्जित कर देता है। जो पीरों की मजार है, पीरों की मजार को गुरुवार को औरतों का जाना बंद कर दिया जाता है। वह कब्रों पर दीपक जलाना भी औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिया जाता है। यह कुछ कार्य रहते हैं उसके गद्दी पर बैठने की, उसका कुछ अलग से अपने नियम बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब के दक्षिण के जो अभियान है 1636 से लेकर के 1644 ईस्वी तक। अब यहां पर हम देखेंगे दक्षिण में जो मुगलों की राजधानी है, दक्षिण भारत में मुगलों की राजधानी कौन सी थी? तो यहां पर हम देखेंगे दक्षिण भारत में मुगलों की राजधानी थी औरंगाबाद। कौन सी थी? औरंगाबाद। मुगलों की राजधानी दक्षिण भारत में औरंगाबाद थी। तथा औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत का सूबेदार किसे नियुक्त किया जाता है? औरंगजेब के द्वारा हम देखेंगे दक्षिण जो भारत है इसका सूबेदार किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सूबेदार नियुक्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, दिलेर खान को। किसे किया जाता है? दिलेर खान को इसका सूबेदार नियुक्त किया जाता है।
औरंगाबाद राजधानी है। दक्षिण भारत का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया है? दलेर खां को किया गया है। 1686 और 87 ईस्वी में हम देखेंगे बीजापुर और गोलकुंडा को विजित कर लिया जाता है। जो 1686 का समय है और 1687 का समय है। यहाँ पर हम देखेंगे बीजापुर को, जो बीजापुर है इसे विजित किया जाता है औरंगजेब के द्वारा, विजित किया गया औरंगजेब के द्वारा। और यहाँ का शासक था आदिल शाह। शासक कौन रहा या सुल्तान कौन था? आदिल शाह था। उसके बाद हम देखेंगे जो गोलकुंडा है, कौन सा? गोलकुंडा। गोलकुंडा की विजय भी 1687 में होती है। तो इस समय यहाँ का जो सुल्तान है वो कौन रहेगा? कुतुब शाह। जो कुतुब शाह है यहाँ का सुल्तान रहेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1660 ईस्वी का समय आता है, या हम देखें जो 1657 ईस्वी का समय है। 1657 ईस्वी में क्या होता है? पहली बार औरंगजेब की मराठों से संघर्ष की शुरुआत होती है। औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब का मराठों से पहली बार जो संघर्ष है वो कब होता है? 1657 में अहमदनगर की ओर से, अहमदनगर की तरफ से स्वतंत्र रूप से जो मराठे हैं औरंगजेब के साथ संघर्ष में उलझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे समय आता है 1660 ईस्वी का। 1660 ईस्वी में दक्षिण के अभियान के लिए, जो दक्षिण का अभियान है, दक्षिण भारत का जो अभियान है, उसके लिए शाइस्ता खां को भेजा जाता है। शाइस्ता खान को भेजा जाता है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1660 का जो समय है, यहाँ पर औरंगजेब मुगल बादशाह है, लेकिन 1657 में अभी मुगल बादशाह नहीं है, क्योंकि 1658 में हम देखेंगे बादशाह बनता है और 1659 में वह विधिवत रूप से मुगल बादशाह बनता है, राज्याभिषेक करवाते हैं। अब इसके बाद का जो समय है वो बादशाह के रूप में यहाँ पर अभियान करेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे जो 1663 का समय है। 1663 में जब पूना के किले में, कौन सा किला है? दक्षिण भारत में पूना का किला है। इस किले में क्या था? सो रहे थे शाइस्ता खान। शाइस्ता खान जो है इसमें सो रहे थे। तो इसी सोते हुए शाइस्ता खान पर किसके द्वारा आक्रमण किया जाता है? शिवाजी। जो शिवाजी हैं, मराठा शासक हैं शिवाजी के द्वारा इन पर आक्रमण कर दिया जाता है। रात को सोते वक्त यहाँ पर शाइस्ता खान के पुत्र की हत्या हो जाती है तथा शाइस्ता खान का एक अंगूठा भी कट जाता है। शाइस्ता खान यहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर शिवर से भागते हैं। शाइस्ता खान यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद है यहाँ पर हम देखेंगे पुरंदर की संधि होती है किसके साथ? शिवाजी के साथ। कब होती है? 22 जून 1665 का जो समय है, यहाँ पर होती है पुरंदर की संधि जय सिंह व शिवाजी के मध्य। इसे हम जय सिंह के धम्ब की प्रकाष्ठा कहेंगे। इस जो संधि है, इस संधि के तहत जय सिंह को जो खर्च मिला था उससे भी अधिक खर्च, जो पैसे हुए, जो धन हुआ, वो जय सिंह का हुआ। अपने धम्ब के लिए उसने शिवाजी को यहाँ पर संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ पर हम देखेंगे संधि हो जाती है और शिवाजी के साथ कुछ शर्तें रखी जाती हैं। उन शर्तों में हम देखेंगे सबसे पहले शिवाजी अपने 4 लाख हुण वाले 23 किले मुगलों को सौंप देते हैं। तथा उसके बाद हम देखेंगे शिवाजी के पुत्र हैं, शिवाजी के पुत्र को कहाँ उपस्थित होना पड़ेगा? मुगल दरबार में पंचहजारी मनसब प्रदान किया गया। मनसब
प्रदान किया गया और शिवाजी को भी दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। 4 लाख खून वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी का पुत्र था संभाजी। कौन थे? संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा और 5000 का मनसब उसे दिया जाएगा और शिवाजी को भी मुगलों के दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। बाकी शिवाजी के बारे में हम पढ़ेंगे, मराठा का जो टॉपिक है मराठों में ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में क्या होता है। दक्षिण भारत में औरंगजेब ऐसा उलझता है कि वह मृत्युपरंत भी दक्षिण भारत में ही उलझा रहा। जिस प्रकार से हम देखते हैं स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिया, उसी प्रकार जो दक्षिण के अभियान है, जो दक्षिण का नासूर है, उसने भी क्या किया? औरंगजेब को नेस्तनाबूद कर दिया। औरंगजेब ऐसा दक्षिण भारत में आया, यह दक्षिण भारत है, उत्तर भारत को छोड़कर ऐसा इसने दक्षिण भारत में प्रवेश किया, बाद में इसे यहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिला और मृत्युपरंत यहीं पर ही उलझा रहा। तो फिर से हम देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे बारीकी से नहीं औरंगजेब के जो कार्य हैं, औरंगजेब के जो दक्षिण अभियान है, क्या क्या होता है। दक्षिण अभियान औरंगजेब के कब होते हैं? 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक का जो समय है यहाँ पर करते हैं। उसके बाद मुगल बादशाह बनते हैं, वो भी आ जाएंगे। मुगलों की राजधानी दक्षिण भारत में कौन सी थी? औरंगाबाद थी। मुगलों की दक्षिण भारत की राजधानी पूछा जाए तो औरंगाबाद थी। और औरंगजेब के द्वारा बादशाह बनने के बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत का जो सूबेदार है, सूबेदार किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किया जाएगा दिलेर खान को। और बीजापुर और गोलकुंडा है, हम देखेंगे 1686 ईस्वी, याद रखना 1686 ईस्वी में बीजापुर को विजिट कर लिया जाता है और यहाँ का शासक रहता है आदिल शाह। बीजापुर का शासक था और इसे जीता गया 1686 ईस्वी में। और फिर इम्पोर्टेंट रहता है 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को विजिट किया गया, तो यहाँ का शासक रहा कुतुब शाह। इसके बाद हम देखेंगे 1657 ईस्वी का सन आता है। इसमें औरंगजेब व मराठों के मध्य पहली बार संघर्ष होता है। 1657 में औरंगजेब व मराठा पहली बार भिड़ते हैं, पहली बार संघर्ष होता है, जो मराठे अहमदनगर की तरफ से इसमें भाग लेते। अब 1660 ईस्वी में दक्षिण अभियान का जो औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान को भेजा जाता है, ठीक है, शाइस्ता खान को भेजा जाता है। जो शाइस्ता खान है पूना के किले में 1663 में सो रहे थे, एक अपने शिविर में पूना के किले में सोते वक्त शिवाजी के द्वारा इन पर क्या किया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है। और इसी आक्रमण में हम देखेंगे इसका अंगूठा कट जाता है और यहाँ से जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागता है। इसके बाद हम देखेंगे होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ देखेंगे। यह होती है 22 जून 1665 को। कब होती है? 22 जून 1665 को होती है। किनके मध्य? जयसिंह व शिवाजी के मध्य। जयसिंह औरंगजेब की तरफ से यहाँ पर आए थे। यहाँ पर कुछ शर्तें रखी जाती हैं जिनमें हम देखेंगे 4 लाख खून वाले 23 किले, कितने किले? 23 किले मुगलों को सौंप देते हैं शिवाजी, तथा अपने पुत्र संभाजी को भी मुगल दरबार में भेजते हैं और 5000 मनसब उन्हें प्रदान किया जाता है। शिवाजी को भी दरबार में उपस्थित होना पड़ता है, लेकिन बाद में उन्हें कैद कर लिया जाता है। और इसी के साथ ही हम देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु भी हो जाती है। कब हो जाती है? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा जाता है दक्षिण भारत के जो अभियान हैं उनमें ऐसा उलझा कि मृत्यु उपरंत वहीं पर ही उलझा रहा, उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जिस प्रकार से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिया, उसी प्रकार औरंगजेब को भी दक्षिण के नासूर ने नेस्तनाबूद कर दिया। तो इसी के साथ ही प्यारे दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।